हेलो एवरीवन, कैसे बेटा सब लोग? बिल्कुल फिट एंड फाइन। चले, बड़ी अच्छी बात है। तो बेटा आज की क्लास में, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आज की क्लास में हम एनसीईआरटी के कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो ग्राफ के ऊपर बेस्ड होंगे। तो उसी सीक्वेंस में आज हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज। और ये अक्सर वो क्वेश्चन है जिनमें बच्चे या तो किसी तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं या ये उनका डाउट ही रह जाता है। वो कर ले रहे होते हैं, रट ले रहे होते हैं, लेकिन किसी तरीके से उनका डाउट रह जाता है, उस कंसेप्ट से नहीं पढ़ रहे होते इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सीक्वेंस में जो पहला क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करूंगा दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 3.4 ऑफ योर एनसीईआरटी। ठीक है, और वो क्वेश्चन मैं पहले आपके लिए पढ़ रहा हूं और फिर हम देखते हैं साथ साथ कि वो कैसे किया जाएगा। हाँ जी, तो क्वेश्चन था A drunkard walking in a narrow lane. Drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward. तो एक ड्रंकर्ड है, पिए हुए, वो कैसे चल रहा है? 5 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है, 5 स्टेप आगे चलता है, तो फिर 3 स्टेप पीछे चलता है। अब मैंने आपको बताया था भाई बहका हुआ इंसान है पूरा, तो उसको ये पता ही नहीं, पैर सीधे सीधे नहीं पड़ रहे हैं, वो सिर्फ आगे नहीं चल रहा है, वो कभी आगे चल रहा है कभी पीछे चल रहा है। तो लेकिन उसके आगे और पीछे चलने का एक सीक्वेंस फिक्स है, एक पैटर्न फिक्स है कि वो 5 कदम आगे चलता है तो 3 कदम पीछे जाता है, ऐसा है। ठीक है, अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, कॉमा फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। ठीक है, तो 5 स्टेप फॉरवर्ड और 3 स्टेप बैकवर्ड चलता है, कॉमा एंड सो ऑन। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग। जब भी वो चलता है तो एक कदम जब आगे रखता है तो 1 मीटर की लेंथ हो जाती है, यानी कि आगे भी चलेगा तो आगे चलने में एक कदम 1 मीटर कहलाएगा, पीछे भी चलेगा तो एक कदम 1 मीटर कहलाएगा, यानी कि एवरी स्टेप टेक्स 1 मीटर। तो ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकंड। हर एक सेकंड में वो एक स्टेप चलता है और वो स्टेप 1 मीटर लॉन्ग होता है, ये दे रखा है। प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ दिस सिचुएशन, डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। जिस जगह से वो स्टार्ट करता है उसके 13 मीटर दूर, 13 मीटर दूर एक गड्ढा है, उसके अंदर जब वो गिर जाएगा तो वहां पर हमारी सिचुएशन खत्म होगी। तो आपसे पूछा कितने टाइम बाद वो स्पिट में जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा। तो तरीका बहुत सिंपल सा हो गया, बस ध्यान रखना कि क्या दो चीजें मुझे इस क्वेश्चन में पता होनी चाहिए। पहली बात कि वो 5 स्टेप फॉरवर्ड जाता है, 3 स्टेप बैकवर्ड जाता है और हर एक स्टेप 1 मीटर का है। ठीक है, और दूसरी बात एवरी स्टेप टेक 1 सेकंड, हर स्टेप पे उसको 1 सेकंड का टाइम लगता है। तो चलिए देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले थे मेरे पास 5 स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है, और 5 स्टेप फॉरवर्ड में वो कितने मीटर जाएगा? वो 5 मीटर जाएगा और टाइम कितना लगेगा? 5 सेकंड्स लगेगा। तो देखो ग्राफ के अंदर ये बेटा टाइम का ग्राफ है, मैंने बना रखा है 0 2 4 6 8 ऐसे करके बना रखा है 2 2 के गैप पे। और यहां पर हमारे पास हो गया डिस्टेंस इन मीटर्स, x का ग्राफ है इन मीटर्स, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसा। तो सबसे पहले क्या होता है, 5 मीटर फॉरवर्ड जाता है और 5 सेकंड का टाइम लगता है। तो 5 सेकंड कहां आएंगे? 4 और 6 के बीच में आएगा 5 सेकंड, और 5 मीटर कहां आएंगे? वो यहां आएंगे, यानी कि पहला हो गया हमारे पास यहां 0 पॉइंट से स्टार्ट हो गया फर्स्ट। वो क्या चलता है, मैं तो इसको लिखता हूं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में वो 5 स्टेप चलता है और फॉरवर्ड में 5 स्टेप चलता है तो 5 मीटर की दूसरे लेंथ कवर कर ली होगी और 5 सेकंड का टाइम लिया होगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होता है, 5 मीटर जब आगे चल देता है तो फिर उसका 3 मीटर बैक जाता है। अब वो 3 मीटर जब बैक जा रहा है तो टाइम तो और लगेगा ना, एक्स्ट्रा लगेगा ना। तो टाइम कितना लगेगा? 3 सेकंड्स लगेंगे और आगे जितने स्टेप चलता है उतना टाइम लगता है। तो 3 स्टेप उसको बैकवर्ड जाना है, यानी कि 5 प्लस 3 कितने हो गए? 8। तो अब वो 8 सेकंड पर होगा, तो टाइम तो हो जाएगा 8 सेकंड। लेकिन जो इंसान 5 मीटर जा चुका है, जब वो 3 मीटर बैकवर्ड आ जाएगा तो वो कितने मीटर पहले जाएगा? 5 आगे गया था, -3 पीछे चला गया, तो कितने पे बचा? 2 मीटर पे आ जाएगा। 5 आगे जाके 3 पीछे आने का मतलब 2 मीटर बच गया आपके पास नेट। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहां जाएगा? 2। तो यहां पे मैं लेता हूं 2 मीटर पे तो वो पहुंच गया और टाइम हो गया 8 सेकंड। टाइम तो जुड़ता रहेगा, 5 + 3 = 8। तो अब वो पहुंच गया यहां, तो ग्राफ आ गया ऐसे। ये क्या है? बैकवर्ड स्टेप। तो फॉरवर्ड स्टेप का ग्राफ ऊपर गया, बैकवर्ड का पीछे। ठीक है, तो ध्यान रखना टाइम तो हमेशा बढ़ता रहेगा, लेकिन डिस्टेंस कभी, डिस्प्लेसमेंट कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, ऐसा होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, फिर वो 5 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा। अब फिर वो 5 स्टेप अगर फॉरवर्ड जाता है तो उस केस में क्या होता है,
2 मीटर पे वो आ चुका। 2 मीटर पे जो इंसान है, अगर वो 5 मीटर फॉरवर्ड जाएगा तो अब वो पहुंचेगा 7 मीटर पे, और टाइम कितना हो जाएगा, 8 सेकंड्स प्लस 5 सेकंड्स इज इक्वल टू 13 सेकंड्स। टाइम्स को 13 सेकंड्स लग जाएंगे। तो टाइम पे पहुंचता हूं मैं 13 सेकंड्स पे, वो यहां आएगा, और डिस्टेंस कहां पहुंचना है, 7 मीटर पे। तो 7 मीटर कहां है, 6 ये रहा, 8 ये रहा, तो 7 आएगा इसके बीच में। तो 7 मीटर का डिस्टेंस हो गया, 13 सेकंड्स का टाइम हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहां आ गया। जैसे सिंपल ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब यहां से बेटा ये हो गया अगेन फॉरवर्ड स्टेप। फिर क्या होगा, फिर 3 स्टेप बैकवर्ड। 3 स्टेप बैकवर्ड में नेक्स्ट 3 सेकंड्स लगेंगे, 14 15 16। 13 सेकंड प्लस 3 कितना हो गया, 16। तो टाइम तो आ गया 16 सेकंड, और डिस्टेंस कितना रह जाएगा, अभी कहां पे पहुंच गया, 7 मीटर पे पहुंच गया है, उसमें से 3 स्टेप बैकवर्ड, तो कितने पे पहुंचेगा, 4 मीटर पे पहुंचेगा। तो अब इसका मतलब हुआ कि 7 से 4 मीटर पे, 4 मीटर का है हमारे पास, 4 मीटर ये रहा। अब डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 मीटर और टाइम लग गया 16 सेकंड। तो ये पॉइंट मिलेगा यहां, 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट एंड 16 सेकंड का टाइम, ये आ गया। अब ये आपके पास क्या था, दिस इज बैकवर्ड। तो बैकवर्ड में हमेशा ग्राफ नीचे आ रहा है, फॉरवर्ड में ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक, फिर क्या होगा, फिर अब जब वो पहुंच गया 4 मीटर पे, फिर उसको 5 स्टेप फॉरवर्ड जाना है। तो 5 स्टेप अगर फॉरवर्ड जाता है तो 4 मीटर से 5 मीटर फॉरवर्ड कितने हो गए, 9 मीटर। तो अब 4 से 9 मीटर ये रहा, ये 9 हो गया, 4 से 9 ये मीटर हो गया। टाइम कितना लगेगा, 16 सेकंड्स पे तो पहले था, 5 और आगे जाना है। अब चेक करिए कि क्या जितनी भी चीजें यहाँ पे बना रहा हूं वो बातें बिल्कुल क्लियर है या नहीं है। कोई चीज ऐसी है जो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चेंज कर दी हो या कुछ गलत लिख दिया हो, सोचिए क्या कुछ मिस्टेक है इस ग्राफ के अंदर, सोचना पड़ेगा। कुछ चीजें मैं बीच में घुमा दूंगा, इस वजह से घुमा दूंगा ताकि आप चेक करें कि आपका कंसंट्रेशन सही है कि नहीं है, और आप उस तरीके से सीख रहे हैं कि नहीं। सोचिए क्या सब कुछ सही है। 5 स्टेप जब चलता है, अगर 5 मीटर चलते हैं तो टाइम लगता है 5 सेकंड का, और 3 मीटर चलते हैं तो टाइम लगता है 3 सेकंड का। आप चेक करिए कि जितनी बार मैं 5 मीटर चला हूं मैंने टाइम 5 सेकंड आगे बढ़ाए हैं कि नहीं बढ़ाए, और जितनी बार 3 मीटर चला हूं उतनी बार मैंने 3 सेकंड आगे बढ़ाए हैं कि नहीं बढ़ाए। चेक करें दोबारा से, लेट्स चेक। 5 मीटर जब आप चलते हैं तो 5 सेकंड टाइम आ गया, फिर 3 मीटर पीछे गए तो 3 सेकंड का टाइम आ गया, फिर 5 मीटर जब आप आगे गए, 5 मीटर जब आगे गए तो टाइम कितना हुआ, 5 सेकंड और बढ़ेगा, तो 8 + 5 हो गया 13 सेकंड्स। फिर 3 मीटर पीछे गए तो टाइम कितना आ गया, 3 सेकंड और आ गया 16। अब बिल्कुल सही लिखा है, 5 मीटर अब आगे जाना है, तो 5 मीटर अब आगे जाना है तो 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे। तो 16 से 5 आगे कितना होता है, वो होते हैं 21 सेकंड्स। तो टाइम तो आ जाएगा 21 सेकंड्स, और आप अभी कितने डिस्प्लेसमेंट पर हैं, 4 मीटर पे हैं। तो 5 मीटर आगे जाने का मतलब क्या होता है, कहां पहुंचोगे, 9 मीटर पे पहुंचोगे। 4 + 5 = 9, तो 9 मीटर पे आप यहां पहुंचे और यहां पहुंच गए आप 21 सेकंड पे। तो आपको जो नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा वो यहां मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर एंड टाइम 21 सेकंड। ये दिस इज फॉरवर्ड स्टेप। अब फिर बैकवर्ड, बैकवर्ड में क्या है, 3 स्टेप पीछे जाने। तो 3 स्टेप पीछे जा रहे हैं, तो अब 9 मीटर से 3 स्टेप पीछे जाने का मतलब क्या है, कहां पहुंचोगे, 6 मीटर पे। 9 - 3 = 6, तो 6 पे पहुंच गए यहां, और टाइम कितना लगेगा, 3 सेकंड एक्स्ट्रा। 3 स्टेप पीछे तो टाइम भी 3 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा। 1 2 3, 21 से 3 आगे का मतलब 24 होता है। ये दिस इज व्हाट बैकवर्ड। अब फिर क्या, फिर 5 स्टेप फॉरवर्ड। 5 स्टेप फॉरवर्ड का मतलब अभी पहुंचे हैं 6 पे, 6 से अगर मैं 5 स्टेप फॉरवर्ड जाऊंगा तो कहां पहुंचूंगा, 6 + 5 = 11 मीटर पे। तो 11 मीटर मेरे पास अब यहां है, 10 और 12 के बीच में 11, ठीक है। और टाइम कितना लगेगा, 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, तो 24 + 5 = 29। ये 29 सेकंड्स का टाइम हो गया, और आपके पास 11 मीटर का डिस्टेंस हो गया, यहां पहुंचे फॉरवर्ड स्टेप। फिर बैकवर्ड स्टेप, बस पहुंचने वाला है डेस्टिनेशन पे। 13 मीटर पे डिप है, पिट है, 13 मीटर पे उसको गिरना है, वहां पे गड्ढा है वहां पे। अब देखो 13 मीटर आने वाले हैं, 11 मीटर ये हो गया। अब आपको 3 स्टेप बैकवर्ड जाना है। 3 स्टेप बैकवर्ड जाने का मतलब यहां से 11 मीटर से 3 बैकवर्ड जाने का मतलब कहां पहुंचोगे, 11 - 3 = 8, 8 पे पहुंचोगे। तो अब 8 पे पहुंच गए आप ये, और टाइम कितना लगेगा, 29 सेकंड पे थे, 29 + 3 = 32।
तो ये पॉइंट मिला आपको। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया अब आपके पास कितना, 8 मीटर, और टाइम आ गया आपके पास 32 सेकंड। अब लास्ट 5 फॉरवर्ड, 5 स्टेप फॉरवर्ड चल रहे हैं। अभी कहां पे हो आप, 8 मीटर पे हो। 5 स्टेप फॉरवर्ड चलोगे तो कहां पहुंचोगे, 8 + 5 = 13। तो यहां से पहुंच गए 13, ये 13, और टाइम कितना लगेगा, 5 सेकंड्स। 32 + 34, 32 में 5 अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 37। तो 37 हो गए सेकंड, और डिस्टेंस हो गया कितना, 13 मीटर का। ये 13 मीटर थे, 13 मीटर यहां। अब 13 मीटर पे क्या है, 13 मीटर पे एक पिट है, एक गड्ढा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये फॉरवर्ड तो चलेगा यहां पे लास्ट में, लेकिन बैकवर्ड नहीं आ सकता। क्यों नहीं बैकवर्ड हो सकता, वो गड्ढे में गिर गया। अब गड्ढे से बैकवर्ड आने का कोई मतलब ही नहीं, तो यहां खत्म हुआ। तो आपसे पूछा था कि फाइंड द टाइम टेकन इन विच ही फॉल्स इनटू द पिट। पिट में यानी कि 30 मीटर के डिस्टेंस पे था, तो कितना टाइम लग चुका उसको, 37 सेकंड, क्योंकि 36 और 38 के बीच में आ गया 37 सेकंड। बस ये आपका आंसर है, आपका आंसर 37 सेकंड है। आपसे पूछा था कितना टाइम लगेगा आपको ताकि ही विल फॉल इनटू द पिट, तो दैट विल बी 37 सेकंड्स। तो बहुत सीधी सी बात है, हमने क्या किया, 5 मीटर फॉरवर्ड, 3 मीटर बैकवर्ड, 5 मीटर फॉरवर्ड, 3 मीटर बैकवर्ड। जहां पहुंच जाएगा ना, उसके बाद वहीं से 5 आगे चलना है, फिर जहां पहुंच जाएगा वहां से 3 पीछे चलना है, फिर जहां पहुंच जाएगा उससे 5 आगे चलना है, फिर 3 पीछे, एंड सो ऑन। ये तब तक चलता रहेगा जब तक 13 मीटर का डिस्टेंस नहीं जाता। और 13 मीटर का डिस्टेंस जैसे ही होता, वो आपने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम देख लिया। अब एक ट्विस्ट डालता हूं इस क्वेश्चन के अंदर, जो पूछा नहीं आपसे। अगर मान लीजिए कि यहां पर जो अभी मैंने बोल रखा था कि मेरे पास आ गए थे 8 मीटर, तो 8 मीटर + 5 मीटर = 13 हो गए। अगर ये 8 मीटर की जगह 9 मीटर होता तो क्या होता, अगर 8 मीटर की जगह 9 मीटर होता तो क्या होता, तो 9 + 5 हो जाते 14, तो पिट में गिरता ही नहीं। तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता जाता। एक चीज और इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि अ ड्रंकार्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन। नैरो लेन का मतलब होता है एक पतली सी गली है जिसके अंदर ड्रंकार्ड जा रहा है। पता है वो नैरो लेन क्यों लिखा है, देखो क्लास 9th का अगर ये क्वेश्चन होता तो नैरो लेन नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लास 9th में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो बहुत टेक्निकल बातें करते हैं। लेकिन क्लास 11th में जब कोई क्वेश्चन लिखा होता है तो वो बहुत प्रैक्टिकल होता है, यानी कि जैसा कि रियल लाइफ में होगा ऐसा। अगर ड्रंकार्ड नैरो लेन में मूव कर रहा है तो नैरो लेन का मतलब ये होता है कि वो लेफ्ट और राइट मूव नहीं कर सकता, वो सिर्फ आगे और पीछे जा सकता है। इसलिए बोलो क्योंकि पिया हुआ इंसान अगर है, अगर वो ड्रंकार्ड है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कहीं भी जा सकता है, वो तो फ्रंट में भी जा सकता है, बैक में भी जा सकता है, लेफ्ट में भी जा सकता है, राइट में भी जा सकता है। तो इस प्रैक्टिकल सिचुएशन को कैसे आप एग्जिस्ट करवाएंगे कि हाँ वो सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड ही जाए। अगर आप पतली सी गली कर देते हैं तो सिर्फ आगे और पीछे चल सकता है, वो लेफ्ट और राइट नहीं चल सकता, क्योंकि अगर वो लेफ्ट और राइट चले तो ग्राफ फिर अलग तरीके का बनेगा, तब उसमें और भी वेरिएशंस आएंगे। तो अभी तो अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है मेरे पास, तो मैं वाई या जेड की बात भी कर सकता हूं, ठीक है बेटा। तो ये और टेक्निकलिटी हो जाती है, लेकिन सिंपल दे रखा है आपको कि सिर्फ आगे और पीछे जा रहा है, तो ग्राफ इस तरीके से बनता है, ठीक है बेटा। इसका एक एनालिटिकल सोल्यूशन भी होता है, उसको आप जरूर पढ़िएगा, और अगर आपको नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे करते हैं। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में बोल रखा था कि आपको ग्राफिकली भी बताना है और एनालिटिकली भी बताना है। एनालिटिकली का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकली, मैथमेटिकल सोल्यूशन इसका क्या होगा कि किस तरीके से मैं ये बता सकता हूं कैलकुलेशन वाइज कि 13 मीटर पहुंचने पे 37 सेकंड्स का ही टाइम लगेगा, ये कैसे बता पाएंगे, ठीक है। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो ये बहुत आसान है। आपके पास एनसीईआरटी हो या आपके पास रेफरेंशियल बुक होगी, उसके अंदर आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इनकेस अगर आपको समझ नहीं आता, यू कैन आस्क मी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा उसको कि उसको किस तरीके से करना है। लेकिन ये बात पक्की है कि जब तक आपको ग्राफ नहीं समझ में आएगा ना, तब तक आपको इसका मैथमेटिकल सोल्यूशन भी समझ नहीं आएगा, और ग्राफ ही जरा टिपिकल है, इसलिए मैंने आपको ग्राफ बताया, ठीक है बेटा, राइट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इट इज क्वेश्चन नंबर 3.2। 3.2 है बेटा एनसीईआरटी का, 3.2 मैं पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन, और उसके साथ में ग्राफ बना रखा, तो पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा, उस ग्राफ को आप देखिएगा, और क्वेश्चन में रीड करूंगा, तो साथ साथ आप उसको मैच करिएगा कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसको आपको सिंक्रोनाइज करना है आपस में। वी हैव Q पॉइंट, P पॉइंट,
एंड देन दिस इज टाइम इन सेकंड्स, और यहाँ पे था x, x का मतलब होता है डिस्टेंस इन मीटर्स, ठीक है, ओके। यस, दिस इज द ग्राफ फॉर ए एंड दिस इज द ग्राफ फॉर बी। मैं इवन यहां लिख देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये ग्राफ बी का है, ये ग्राफ ए का है, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन, मजा आता है इसमें। क्वेश्चन था द पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ ब्रैकेट में लिखा है xt, इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, या बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। द पोजीशन टाइम ग्राफ xt फॉर टू चिल्ड्रन A and B returning from their school O, यहां पे आपके पास O पॉइंट है, दिस इज O, ये स्कूल है, ठीक है, रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल O टू देयर होम्स P and Q respectively as shown in figure. Choose the correct entries in the brackets below. तो इससे पहले कि मैं इसके ऑप्शंस पढ़ूं, इनके एंट्रीज पढ़ूं, समझ में आ जाना चाहिए ग्राफ पूरी तरीके से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, O क्या है, स्कूल, A और B क्या है, दो चिल्ड्रन, ये दो स्टूडेंट हैं जो स्कूल से निकलेंगे, और P और Q क्या है, Q इज द होम ऑफ B एंड P इज द होम ऑफ A। अगर A की लाइन यहां जाके खत्म हो गई तो इसका मतलब है वो अपने घर पहुंच गया, ठीक है। तो इसलिए A वाले का एंड जो है वो P के सामने है और B वाले का एंड Q के सामने है। तो P हो गया किसका होम, A का, और Q किसका होम हो गया, B का, ठीक है बेटा, राइट। तो अब चलिए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, और ऑप्शन के साथ साथ आप भी सोचिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है। ऑप्शन ए लिखा है, ऑप्शन A/B lives closer, A/B lives closer to school than B/A। क्या मतलब पता लगता है, A/B lives closer to school than B/A। A और B में से कौन अपने स्कूल के पास में रहता है? अब सोचिए, ये O है, स्कूल से डिस्टेंस कैसे पता लगेगा, डिस्टेंस का ग्राफ तो ये है, डिस्टेंस की लाइन तो ये रही। अब आप सोच के देखो कि O जो स्कूल है, ये दिस इज स्कूल, इस स्कूल से P ज्यादा दूर है या Q ज्यादा दूर है? तो डायग्राम में साफ दिखता है कि O से P पास है और Q दूर है। आपसे पूछा था कि A और B दोनों में से कोई एक lives closer to the school than B/A। A या B में से कौन स्कूल के ज्यादा पास रहता है? तो देखो, देख के क्या पता लग रहा है, O के ज्यादा पास है P, और P किसका घर है? P है A का घर, A का हाउस है P, तो इसका मतलब कौन पास रहता है? A पास रहता है, बिकॉज ही लिव्स एट P, ठीक है। तो अब क्या इसका आंसर होगा, यानी कि A lives closer than that of school than B, ये इसका आंसर होगा। तो स्लैश में आपको टिक करना होता है बेसिकली कि दोनों में से कौन सा सही होगा। तो A lives closer to school than B, ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि A रहता है P में और P पास है स्कूल से और Q दूर है। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं B ऑप्शन क्या है, ढंग से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा था A और B, A/B starts from the school, earlier than B/A। दोनों में से कौन स्कूल से पहले निकलता है, कौन स्कूल से पहले चलता है? देखिए ग्राफ, सोचिए, टेक 10 सेकंड, खुद से एनालाइज करो, फिर मैं बताता हूं इसको कैसे सोचना। देखिए, हाँ जी, A और B में से स्कूल से पहले कौन चलता है? तो चलो ग्राफ पे चलते हैं, देखते हैं। ये तो बेटा स्कूल है और ये है 0 सेकंड्स। ये ऑटोमेटिकली अगर टाइम यहां पर है मेरे पास, ये 0 सेकंड्स हो गए या 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड या 3 सेकंड मान लिया, तो ऑब्वियसली 0 सेकंड के बाद 3 सेकंड आता है ना, तो बाद में कौन चला? सोचो, लिखा है A और B स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर, कौन पहले चला ये पूछा है।
ए तो यहां से चलना शुरू करता है, यानी कि ए कैसे निकला, स्कूल की बेल लगी और ए भाग गया तुरंत। ए जो था वो बेल लगता ही भाग गया, रुका ही नहीं स्कूल में। जैसे ही बेल लगी 0 पे, तुरंत 0 सेकंड पे भागे। और बी वाला क्या है, वो 2-3 सेकंड बाद चलता है, दोस्तों से मिलके जाना है, हैंडशेक करने हैं, ठीक है, या वाटर ड्रिंक करना है, कुछ भी, वॉशरूम जाना है, कुछ भी। तो बी जो था वो थोड़ा टाइम लेके चलता है। तो बी वाला स्टार्ट करता है यहां से, यानी कि वो थोड़ा डिले होके चलता है, वो 0 सेकंड पे नहीं चलता। और ए वाला तुरंत चला जाता है। तो आपसे क्या पूछा है कि ए और बी स्टार्ट फ्रॉम फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी स्लैश ए। तो फिर क्या इसका आंसर हुआ, ए स्टार्ट्स अर्लियर देन बी, ए बी से पहले चलता है, वो 0 सेकंड पे चला गया, और बी 3 सेकंड बाद जा रहा है, 4 सेकंड बाद जा रहा है, दिख रहा है ग्राफ में? ठीक है बेटा, ओके। कम टू द नेक्स्ट वन, सी पार्ट था आपके पास, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए स्लैश बी वॉक्स फास्टर देन बी स्लैश ए और बी में से कौन फास्ट जा रहा है, कौन तेज चल रहा है, ये आपको ग्राफ से बताना है। सोचिए दोनों में से कौन सा तेज चल रहा है, और सब कुछ ग्राफ से ही पता लगेगा। तो कैसे पता लगाते हैं इसके बारे में कि कौन तेज चल रहा है? तो चलिए एक हिंट देता हूं और उसके बाद तुरंत आप इसका आंसर बता देंगे मुझे। देखिए मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, दिस रिप्रेजेंट्स स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो वेलोसिटी होती है, डिस्टेंस टाइम होती है तो स्पीड होती है, ओके। तो मैं यहां पे 2 ग्राफ बना रहा हूं, ए और बी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ए और बी में से कौन बड़ा एंगल बना रहा है, किसका स्लोप ज्यादा है। स्लोप का मतलब इंक्लाइनेशन। ये मेरे पास ए था और ये बी का स्लोप है, तो किसका स्लोप ज्यादा है? ऑब्वियसली अगर ए ने 30 डिग्री का एंगल बनाया है तो हो सकता है बी ने 60 डिग्री का एंगल बनाया हो। ये तो दिख रहा है आपको कि बी ने ज्यादा बड़ा एंगल बना रखा हो। जिसका एंगल ज्यादा होता है या जिसका स्लोप ज्यादा होता है वो तेज चलता है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है, और जिसका स्लोप कम होता है उसकी स्पीड कम होती है। तो आपको यह देखना है कि ए और बी में से किसने ज्यादा एंगल बनाया है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। तो सोचिए ए और बी स्लैश बी वॉक्स फास्टर देन बी स्लैश ए, तो क्या आंसर हुआ, कौन तेज चल रहा है? बताइए कौन तेज चल रहा है? बी ने बनाया इतना बड़ा एंगल और ए ने बनाया छोटा एंगल। ये क्लियर पता लग रहा है कि एंगल मेड बाय बी इज मोर देन एंगल मेड बाय ए। दैट मींस बी वॉक्स फास्टर देन दैट ऑफ ए, बी ए से तेज चलता है, ठीक है। अच्छा ये और कैसे पता लगता है, ये मैं आपको बताता हूं। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं यहां पर, तो यहां पर एक पर्टिकुलर टाइम बनता है। मतलब ये मान लो यहां पर आपके पास 10 सेकंड्स आ गए, जस्ट इमेजिन। हालांकि 10 सेकंड तो बहुत ही कम टाइम होता है, चलो मैं मान लेता हूं कि ये 2 मिनट्स है, 2 मिनट्स का टाइम यहां पे पहुंच गया। तो पता है इससे क्या पता लगता है कि 2 मिनट के बाद ए वाला भी अपने घर पहुंच जाता है पी पे, और बी वाला भी 2 मिनट में ही क्यू पे पहुंच जाता है। अब आप सोच के देखिए, बी वाला देर में चला और उसका घर भी दूर था, लेकिन तब भी वो उतने ही टाइम में पहुंचता है जितना कि ए वाला पहुंचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए वाला तुरंत स्कूल की छुट्टी होते ही चला गया, लेकिन वो धीरे धीरे चल रहा है। बी वाला थोड़ा रुक के गया लेकिन दौड़ता हुआ गया। तो पॉसिबल है कि बी का घर दूर था लेकिन तब भी वो उसी टाइम पहुंच जाए घर जिस टाइम पर ए पहुंचा है। तो इसका मतलब क्या होगा, बी और ए वाले अगर सेम दूर पे पहुंच रहे हैं, मतलब सेम टाइम में पहुंच रहे हैं, और बी दूर रहता है ए पास रहता है, लेकिन बी वाला भी उतने ही टाइम में पहुंच रहा है जितने टाइम में ए, तो इसका मतलब बी वाला फास्ट चल रहा है। इसको आप वैसे भी सोच के देखिए कि मान लीजिए कि आपको जाना था दिल्ली से, आपको या ग्रेटर नोएडा से जाना था आपको मथुरा या आगरा मान लेते हैं, ठीक है। तो कोई एक पर्सन उसने स्टार्ट किया 9 AM पे, ठीक है, और वो 12 बजे पहुंच जाता है। मान लो कि 9 AM पे शुरू करता है और 12 बजे चले जाता है। ग्रेटर नोएडा से आगरा जाना था और वो 3 घंटे में पहुंचता है। एक दूसरा पर्सन जो 1 घंटे बाद चलता है, 10 o'clock चलता है, वो भी 12 बजे पहुंच जाता है आगरा में। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब दूसरे वाले ने अपनी कार तेज चलाई होगी, तभी तो पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर टाइम आपको कम लगता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी स्पीड ज्यादा होगी। तो ग्राफ में स्पीड का कैसे पता लगता है? इफ द एंगल इज मोर, स्लोप इज मोर, देन द स्पीड इज मोर, ठीक है। अब बात करते हैं डी पार्ट क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है। डी देखिए,
बी में लिखा है ए एंड बी रीच होम एट सेम स्लैश डिफरेंट टाइम। ए और बी दोनों के दोनों घर पे सेम टाइम पे पहुंचते हैं, डिफरेंट टाइम पे पहुंचते हैं, ये बताना है। पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, देखो वैसे तो आपको डायग्राम से क्या पता लग रहा है, मैंने बताया कि इन दोनों का एंड पॉइंट जो है जब वो घर पहुंचे तो सेम टाइम पे आ रहा है, दैट मींस दे रीच होम एट सेम टाइम। लेकिन जब आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखेंगे तो वहां डायग्राम में थोड़ी गलती है, मतलब उसका डायग्राम उसके आंसर के साथ मैच नहीं करेगा। एनसीईआरटी में हो सकता है कि आपको एक ग्राफ थोड़ा सा इधर की ओर मिलेगा तो आपको देख के लगेगा कि इसका टाइम थोड़ा ज्यादा है, इसका टाइम कम है, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन सोल्यूशन जब हम देखते हैं तो हमको सेम टाइम मिलता है, इसका मतलब ग्राफ को थोड़ा करेक्ट करना जरूरी है। तो अब जो मैंने ग्राफ बना रखा है ये बिल्कुल वैसा ही है जिस तरीके से एनसीईआरटी का सोल्यूशन है, लेकिन फिर भी मैं आपको सारे एस्पेक्ट बता देता हूं। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें दोनों के दोनों सेम टाइम में पहुंच रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो कि ये ग्राफ थोड़ा इधर की ओर होता तो बी का टाइम ज्यादा होता तो बी ए से लेट पहुंच रहा होता, ठीक है। अगर मान लो कि ये ग्राफ यहां होता, यहां ये तो उस टाइम पर बी जो है वो ए से पहले पहुंच रहा होता। तो आपको ग्राफ के एंड पॉइंट से देखना है सीधा मिला के कि टाइम ए से बी का पहले आता है, बाद में आता है या सेम टाइम पे आता है। तो अभी हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास सेम टाइम में आ रहा है। सो ए एंड बी रीच होम, ए एंड बी रीच एट सेम टाइम, तो डिफरेंट हटा के मैं लिख देता हूं सेम टाइम। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एक पार्ट और इस क्वेश्चन का देखिए, उसमें था हमारे पास A slash B overtakes B slash A on the road once slash twice। A और B और B और A overtakes twice और once, ये पूछा है आपसे। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इस चैप्टर के अंदर एक चीज जाननी बहुत जरूरी है, वो है तो बहुत जनरल, आपने बहुत बार सुना होगा उसके बारे में, लेकिन क्या उनके बीच में आप डिफरेंस करना जानते हैं जो मैं अब बता रहा हूं। दो कार चल रही हैं, इनमें से एक केस होता है ओवरटेकिंग ईच अदर और एक होता है क्रॉसिंग ईच अदर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरटेकिंग एंड क्रॉसिंग? क्या डिफरेंस होता है? दो कार चल रही है रोड के ऊपर, एक केस में वो ओवरटेक करती है और एक केस में वो क्रॉस करती है, क्या डिफरेंस है दोनों में? सोचिए। हो सकता है आप सही आंसर दे रहे हो। ओवरटेक होता है हमेशा सेम डायरेक्शन में, सेम कार ऐसे चल रही है, एक कार बी आई और ये यूं करके इसके आगे निकल गई, तो सेम डायरेक्शन में हमेशा ओवरटेक होती है। आप आगे जा रहे हैं, आपने देखा आगे कोई कार थी, वो धीरे चल रही थी, आपको तेज जाना है, तो आप क्या करते हैं, मैं इसको ओवरटेक करता हूं। तो ओवरटेक आप आगे की ओर ही तो जाके करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई कार ऐसे आ रही है, कोई दूसरी कार ऐसे आ रही है, तो ये इसको ओवरटेकिंग नहीं कहते, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग। दे क्रॉस ईच अदर। तो ओवरटेकिंग क्रॉसिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हो गया? ओवरटेकिंग टेक्स प्लेस इन अलोंग द सेम लाइन या अलोंग द सेम डायरेक्शन, अलोंग द सेम लाइन नहीं, अलोंग द सेम डायरेक्शन, एंड क्रॉसिंग टेक्स प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। क्रॉसिंग अपोजिट डायरेक्शन में होती है और ओवरटेकिंग सेम डायरेक्शन में होती है, ये बात ध्यान रखना। तो अब इस बात को समझ, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा इसी चैप्टर के अंदर कि ओवरटेकिंग केस में क्या है और क्रॉसिंग केस में क्या है। लेकिन अब जो हमारा क्वेश्चन था उसको आप समझ पाएंगे। ध्यान रखिए क्या हो रहा है, ए और बी ओवरटेक्स बी और ए ऑन द रोड वंस और ट्वाइस। ऑब्वियसली दोनों के दोनों स्कूल से जा रहे हैं, तो एक कॉमन रोड हो सकती है। ए तो धीरे धीरे चल रहा है, बी वाला थोड़ा तेज दौड़ के जा रहा है, तो ऑब्वियसली बी वाला ओवरटेक कर रहा होगा, ये तो आपको पता लग गया। लेकिन बी वाला ओवरटेक तो कर रहा है ए को, लेकिन आपसे पूछा है वंस और ट्वाइस। अब कैसे पता लगता है ओवरटेकिंग कहां हुई? ग्राफ के अंदर जहां भी आपको कहीं इंटरसेक्शन नजर आता है, इंटरसेक्शन का मतलब ये पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट के ऊपर दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं, यही वो पॉइंट है। अच्छा, कैसे पता कि ये ओवरटेकिंग पॉइंट ही है? ओवरटेकिंग पॉइंट पर इंसान सेम टाइम पर सेम जगह होता है, उसी टाइम पर इंसान उसी जगह होता है ओवरटेकिंग के टाइम पे। और ये चेक करो कैसे, अगर मान लो कि 2 मीटर का डिस्टेंस है और यहां टाइम में मान लेता हूं 2 सेकंड्स या 4 सेकंड्स मान लेता हूं, तो आप सोचो कि 4 सेकंड पर ए का ग्राफ और बी का ग्राफ बिल्कुल उसी पॉइंट पर है 2 मीटर के डिस्टेंस पर। तो ओवरटेकिंग के टाइम पर कोई पर्सन जिस टाइम ओवरटेक हो रहा होता है तो सेम पोजीशन पे होते हैं ऑब्जेक्ट,
तो पोजीशन दोनों की सेम है यहाँ पे। तो क्रॉस जिस जगह होता है उस जगह ओवरटेक हो रहा होता है, क्रॉस जिस जगह होता है, यहाँ पे आपने इंटरसेक्शन कर रखा है, यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्शन कर रखा है वहां ओवरटेकिंग हो रखी है। अब मुझे बताइए इस पूरे ग्राफ में ए और बी ने कितनी जगह इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, कितनी जगह? सिर्फ यहां इंटरसेक्ट किया इसी पॉइंट पर। तो ओवरटेकिंग कितनी बार हुई? सिर्फ एक बार, क्योंकि इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही जगह पे हुआ है। तो इसका मतलब ए और बी ओवरटेक्स बी और ए ऑन द रोड वंस और ट्वाइस। तो पहले तो मैं वंस और ट्वाइस का आंसर दे देता हूं, आंसर होगा वंस, ठीक है। अब कौन किसको ओवरटेक कर रहा है? जिसकी स्पीड ज्यादा है वही तो ओवरटेक करेगा। स्पीड किसकी ज्यादा थी? बी की ज्यादा थी। तो इसका मतलब है बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड वंस। बी वाला ए को ओवरटेक करता है सिर्फ एक बार, क्योंकि ग्राफ के अंदर सिर्फ एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्लियर है बेटा? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत छोटी छोटी सी नॉलेज पता लगी, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज पता लगी जो ग्राफ के ऊपर बेस्ड थी, और उसके बेस पर हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं आगे। तो एक्चुअली क्या होता है पता है, कोई ग्राफ छोटा बड़ा नहीं होता। कोई छोटा सा ग्राफ जो ऐसा ग्राफ होता है ना जिसमें लगता है कि अरे सिंपल सी चीज है, वो भी आपको बहुत कुछ सिखा रहा होता है। वो ऐसी बातें आपको सिखा रहा होता है जिसको अगर आप सीख लें ढंग से तो आप टिपिकल वाले ग्राफ भी ढंग से समझ सकते हैं, ठीक है, राइट। तो चलिए अब पता है क्या था, अब जो हमने क्वेश्चन किया इसमें क्या था कि आपको ग्राफ दे रखा था और आपको सिचुएशन बतानी थी ग्राफ को देख के। अब क्या होगा, जो हम दूसरा क्वेश्चन करने हैं वहां अलग तरीके के ग्राफ होंगे और आपको प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन बतानी है। यहां पर तो आपको क्वेश्चन दे रखे थे कि आपको इन क्वेश्चन को इस ग्राफ से कंपेयर करना है, लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या होगा, आपको सिर्फ एक ग्राफ दे रखा होगा और आपको सोचना होगा कि रियल लाइफ की कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसके हिसाब से वो ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, कौन सी ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो उस ग्राफ से इंडिकेट होती है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको, मैं सिखाऊंगा आपको, आप समझ जाएंगे। पहला ग्राफ मैं ही बताऊंगा आपको, 3 ग्राफ इस तरीके के हमारे पास एनसीईआरटी में। वो पहला ग्राफ मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। सोचिए, हाँ जी। So now we have our next question and that is your question number 3.19। क्वेश्चन नंबर 3.19 है बेटा हमारे एनसीईआरटी का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर है। मैं आप बता दूं जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं कि काइनेमेटिक्स जो यूनिट है बेटा हमारी क्लास 11 की फिजिक्स में, उसमें एनसीईआरटी के 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन और चैप्टर नंबर 4 है मोशन इन प्लेन। तो मोशन स्ट्रेट लाइन अभी कर रहे हैं हम, जब ये खत्म हो जाएगा तब हम मोशन प्लेन करेंगे, लेकिन मैं हमेशा इस यूनिट को काइनेमेटिक्स बोलता हूं। ध्यान रखें कि नाम होता है, आपसे अगर कोई पूछे क्या पढ़ रहे हैं तो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो काइनेमेटिक्स में 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। तो हम फिलहाल चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो उसी में एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3.19 है। तो क्वेश्चन नंबर 3.19 में आपको एक ग्राफ दे रखा है ऐसा, this is x, this is t, p, q, p, s, t, u, this point is a, yes। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जब भी कोई ग्राफ आप पहली बार देखते हैं तो आपको ग्राफ में क्या सबसे पहले देखना होता है। चलो मैं एक ह्यूमन मेंटालिटी बताता हूं कि सबसे पहले बच्चा ग्राफ की शेप देखता है, ग्राफ कैसा बना हुआ है, ऐसे सीधी लाइन है, ऐसे नीचे जा रही है, बच्चा सबसे पहले ये देखता है। जबकि सबसे पहले ये देखना होता है कि ग्राफ किस किस के बीच में बना हुआ है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बन रखा है, xt ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जो बच्चे लेटेस्ट अभी मेरे को देख रहे हैं मैं बता दूं उनको कि xt ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, मतलब xt क्या है बेसिकली, मतलब क्यों जरूरी है सबसे पहले इनको देखना। किसी भी ग्राफ के ये पापा मम्मी होते हैं, ये पापा वो मम्मी, और ये ग्राफ क्या होते हैं, वो हम होते हैं, आप होते हैं। मतलब जब तक पापा मम्मी के बारे में नहीं पता लगेगा ढंग से, तब तक आपके बारे में ढंग से नहीं पता लगेगा। स्कूल में जब पीटीएम होती है तो टीचर यही जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पेरेंट्स कैसे हैं, तब हम बच्चे के बारे में उनको ढंग से बताएंगे, ठीक है। जब आपका एडमिशन किसी नए स्कूल में हो रहा होता है तो वहां पर पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है,
यानी कि पेरेंट्स के इंटरव्यू से ये डिसाइड होता है कि बच्चा किस तरीके का होगा, यानी कि एक्सटी ग्राफ से डिसाइड होगा कि ग्राफ क्या होगा। तो एक्सटी ये जो दिख रहा है आपको वाई एक्सिस पे जो लिखा है और जो टाइम यहां लिखा है एक्स एक्सिस पे, ये है ग्राफ के पापा मम्मी, और उनसे ये डिसाइड होगा कि बच्चा जो है ये कैसा है, ये किस तरीके से बिहेवियर रखेगा, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले ग्राफ में देखना होता है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, फिर देखना है ग्राफ की शेप। ठीक है, अब चलिए मैं आपसे बताता हूं कि आपसे पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में। आपसे पूछा गया है सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। 3 ग्राफ दे रखे हैं जिनमें से पहला मैं डिस्कस कर रहा हूं। आपको एक सुटेबल पॉसिबल कंडीशन बतानी है, पॉसिबल का मतलब जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती हो, एक ऐसी सिचुएशन बतानी है जो इस ग्राफ से रिप्रेजेंट होती हो। अब मैं आपको बताऊं कि इस ग्राफ के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो एक एनसीईआरटी में आपको इसका सोल्यूशन दे रखा है वही इसका आंसर हो सकता है, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ वो आंसर सोच पाए जो एनसीईआरटी में गिवन है तो आपने रट लिया, और लिटरली बोल रहा हूं, अगर आपको सिर्फ वही इसका एग्जांपल आता है तो आपने रट लिया। और जितने बच्चों से आप पूछेंगे अगर वो इसका आंसर सिर्फ वही बताते हैं जो एनसीईआरटी वाला है तो वो बच्चा ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आपने आपसे पूछा कि चल एक और एग्जांपल बता, और किस चीज का ग्राफ हो सकता है, अगर वो नहीं बता पाया दूसरा इसका एग्जांपल, तो इसका मतलब बच्चा रट्टू हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसका दूसरा एग्जांपल जरूर बता देगा, यानी कि दूसरा एग्जांपल बता सकता है इसका कि किस और चीज का हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बहुत सारे बता सकता हूं इसके, और लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप सीखें कि कैसे कैसे पता लगाएंगे। तो अब क्या करते हैं, ग्राफ को पार्ट बाय पार्ट देखते हैं क्या क्या हुआ है, एनालाइज करते हैं। पी से लेकर क्यू तक क्या हुआ है, पी से लेकर क्यू तक ढंग से एनालाइज करना। मैं ग्राफ का पार्ट इंडिकेट करता हूं, हम इंडिकेट करते हैं, मैं सेलेक्ट करता हूं पी से लेकर क्यू तक, मैं उसको रेड करते जा रहा हूं ताकि आप उसको देख सकें पी से क्यू तक क्या हो रहा है। देखो इधर से इधर आना है, आपके दिमाग में एक बात हो सकती है कि ग्राफ में ये तो है 0 सेकंड, वो है t सेकंड, तो यहां नेगेटिव है, टाइम हो सकता है आपको लगे नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव टाइम तो होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता नेगेटिव टाइम, करेक्ट है। लेकिन टाइम पीछे से चल के अगर आगे की ओर जा रहा है तो वो नेगेटिव नहीं कहलाता। जैसे मान लो मैं आपको बताता हूं क्या सिचुएशन होती है नेगेटिव टाइम की। मान लीजिए कि मैं एक प्रोग्राम देखने के लिए गया कॉन्सर्ट हॉल में, ठीक है, स्टार्ट होना था प्रोग्राम 5 o'clock, मैं पहुंचा वहां 6 o'clock, और जब मैं पहुंचा वहां पे तो प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था। तो अगर मैं 6 o'clock पहुंचा और प्रोग्राम 5:30 स्टार्ट हो गया तो मेरे हिसाब से 5:30 टाइम क्या हुआ, नेगेटिव, क्योंकि मैंने तो प्रोग्राम वहां से देखना शुरू किया जब मैं 6 बजे आया, तो मेरा टाइम 6 o'clock से स्टार्ट होता है, दैट इज t इक्वल टू 0। लेकिन 5:30 से जो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया वो मेरे हिसाब से नेगेटिव टाइम में हो गया कि वो 30 मिनट्स पहले शुरू हो गया, यानी कि -30। लेकिन क्या टाइम नेगेटिव था, नहीं था, क्योंकि टाइम -30 से चल चल के 0 तक आपके पास पहुंच चुका था, अब वो पॉजिटिव में जाएगा, यानी कि 5:30 से प्रोग्राम शुरू होकर 6 o'clock पे आया था, अब आगे जाएगा, तो टाइम तो आगे ही बढ़ रहा है ना। तो ध्यान रख रहा है कि कोई ग्राफ अगर इधर से चल के इधर की ओर जाए, इट्स रॉन्ग, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, 4 सेकंड के बाद 3 नहीं आ सकता, 3 के बाद 2 नहीं आ सकता, उसके बाद 0 नहीं आ सकता, लेकिन 0 से 1 2 3 4 तो जा सकता है, -3 से -2 -1 0 1 2 3 तो जा सकता है। ये हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ना। तो टाइम के हिसाब से ये ग्राफ सही है, गलत नहीं है। तो नेगेटिव टाइम होने के बाद भी ग्राफ सही हो सकता है अगर ग्राफ इधर से इधर की ओर चल रहा है, लेकिन अगर ग्राफ इधर से इधर की ओर चल रहा है, इट्स रॉन्ग, तब टाइम नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ग्राफ नेगेटिव से स्टार्ट भी हो तो आपको टेंशन नहीं है, बस ग्राफ इधर से इधर की ओर चल रहा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए। तो यहां पे हमने देखा कि ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये लाइन, इस लाइन पे जो PQ दिख रहा है आपको, यहां पे देखो टाइम तो आगे बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस तो ग्राफ में 0 से ऊपर की ओर बढ़ता है। अब ये तो इस लाइन के ऊपर ही ग्राफ है, तो इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 0। इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो मैं पहले इस ग्राफ के अलग अलग पार्ट बता देता हूं कि इनके पार्ट का मतलब क्या है, उसके बाद आप सोचिएगा कि कौन सी प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो ऐसी हो जो इस ग्राफ से रिलेटेड हो रही है। ये हुआ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब मैं इसकी बात करता हूं यहां क्या हो रहा है। यहां ये हुआ कि ये देखो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर एक्सटी ग्राफ में ऐसी स्ट्रेट लाइन आए तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म स्पीड होता है इसका मतलब, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो अब जरा चेक करो, ये एक्सटी ग्राफ ही है, लाइन यूं जा रही है, तो ग्राफ का ये पार्ट यहां लिख देता हूं मैं, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है स्पीड, और कैसी, इंक्रीजिंग, एरो लगा रहा हूं ऊपर, स्पीड बढ़ रही है, 0 से चालू हुआ,
और कुछ पर्टिकुलर टाइम तक यहां तक चला गया, कुछ दूर तक चल के गया, तो मूव करके गया होगा। तो यहां मान लो 3 मीटर आ गए, तो 0 मीटर यहां चला ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यहां पे चला ही नहीं बेसिकली, यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ, बढ़ा धीरे धीरे करके 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर कुछ दूर तक गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या हुआ, 3 मीटर से फिर यहां तक क्या हुआ, सोचो 0 से 3 पे जाना और 3 से 0 पे आना, क्या मतलब होता है इसका, 0 से 3 पे जाने का मतलब होता है आगे जा रहा है, और 3 से 0 पे आने का मतलब वापस आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां पर रिटर्न्स, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है, रिटर्न्स हो रहा है, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ, ये रिटर्न होने के बाद क्या हुआ, गोइंग बैक ऑफ इनिशियल पॉइंट, गोइंग बैक ऑफ इनिशियल पॉइंट, जिस जगह से स्टार्ट होता है, इस लाइन से स्टार्ट होता है, लेकिन इस लाइन के भी पीछे चला गया। उस लाइन के भी पीछे चले जाने का मतलब क्या होता है, जिस पोजीशन से वो स्टार्ट हुआ था उससे भी पीछे चला गया। अभी जब मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको छोटे छोटे पार्ट ग्राफ के बता रहा हूं ताकि आप हर तरीके से उसको कंसेप्चुअली समझें। और यहां से यहां तक क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक देखो क्या हो गया, टाइम तो फिक्स हो गया, लेकिन डिस्टेंस, टाइम तो चल रहा है आगे, लेकिन डिस्टेंस फिक्स हो गया। मान लो ये माइनस का 1 मीटर था, तो डिस्टेंस ना होकर डिस्प्लेसमेंट होगा कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदल रही है, यानी कि फाइनली ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो जाता है। यहां भी एट रेस्ट, टाइम बढ़ रहा है लेकिन एक्स नहीं बढ़ रहा, एक्स की वैल्यू फिक्स हो गई, यानी कि ऑब्जेक्ट रुक गया है। तो अब इन सारी बातों को ध्यान रख के क्या ग्राफ बनता है, या किस प्रैक्टिकल सिचुएशन का ये ग्राफ होता है। खतरनाक लग रहा है, हाँ लग रहा होगा। चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि बच्चों के पॉसिबल आंसर क्या होते हैं। बच्चे इतने सारे एस्पेक्ट नहीं सोचते, मैं लिटरली बोल रहा हूं, जितने भी बच्चे साथ में पढ़ते हैं आपके, या जितने बच्चे पढ़ेंगे, आप जो स्कूल खुलेगा आप ढंग से देखिएगा, आप पूछिएगा कि ग्राफ के सारे अलग अलग पार्ट बताओ, तो मैक्सिमम पूरे स्कूल में 1 या 2 बच्चा बता पाएगा ये सारे पार्ट जो मैंने बताया आपको, क्योंकि बच्चे सोचते नहीं आता, और जब यहां तक नहीं सोचेंगे तो हल्का ट्विस्टेड क्वेश्चन आएगा तो खेल जाएंगे, फिर नहीं होता क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सारे वो पार्ट बताए जो नॉर्मली एक कॉमन बच्चा नहीं जानता इस ग्राफ के। अब मैं आपको बताता हूं कि वो क्या पॉसिबल आंसर होते हैं जो बच्चे अक्सर मुझे बताया करते हैं, और टीचरों को बताया करते हैं, या एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए, पढ़ा नहीं हो बच्चे ने तब वो क्या लिखता है, तो बच्चा क्या सोचता है, मैं बताता हूं। उसका सबसे जो फेमस आंसर है वो क्या है, वो ये है कि अ कार स्टार्ट्स, इट मूव्स अप टू द हिल, पहाड़ पे चढ़ जाती है, फिर पहाड़ से नीचे चली जाती है और गिर जाती है गड्ढे में। ये बताते हैं बच्चे कि पहाड़ दिख रहा है तो पहाड़ पे कार ऊपर गई, पहाड़ पे नीचे गई, और उसके बाद गड्ढे में जाकर रुक गई, ये बताते हैं, जबकि ये इसका आंसर सही नहीं है, ठीक है। लगता है शाम को, लेकिन ये इसका आंसर सही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि एनसीईआरटी का इसका आंसर क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी, कि और क्या इसका एग्जांपल हो सकता है, सोचिएगा, ठीक है। फिर मैं एंश्योर करता हूं कि 2 एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूंगा तो 4-5 आप बता पाएंगे कि सर ये भी हो सकता है, सर ये भी हो सकता है, यही तो फिजिक्स है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी व्हाट इज द आंसर गिवन। और मैं यही कहूंगा कि जब भी आपके स्कूल में लिखने को आता है इसका क्वेश्चन का आंसर, तो आप हमेशा वही लिखें जो एनसीईआरटी में दे रखा है, क्योंकि वो 100% सर्टिफाइड होगा। दुनिया का हर टीचर एनसीईआरटी तो जानता ही है, ठीक है। तो देखिए हाँ जी, तो इसका सॉल्यूशन क्या था, इसका आंसर क्या था, अ बॉल इज केप्ट एट फ्लोर इन अ रूम, ठीक है। एक बॉल रखी हुई है फ्लोर पे, रूम में रखी हुई है। अब ये पता है सिचुएशन कहां से कहां तक हुई, जब वो रखी हुई है तो P से लेकर Q तक का पार्ट चल रहा है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। उसके बाद क्या हुआ, देन इट इज जेंटली स्ट्राइक, ठीक है। जेंटली स्ट्राइक का मतलब होता है कि बहुत स्लो मूव करना है, सडन एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। इट इज जेंटली स्ट्राइक, तो जेंटली स्ट्राइक करने का मतलब होता है कि बॉल आगे जाएगी, ठीक है, आगे जाएगी। ये आगे जाने का मतलब है डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो Q से लेकर A तक का जो पार्ट हो गया वो होगा इसका आगे चलने का, ठीक है। तो Q से लेकर A तक का पार्ट आगे चलने का हो गया। देन इट स्ट्राइक्स टू द फ्रंट वॉल ऑफ द रूम, स्ट्राइक करेगी तो उसके बाद क्या होगा, वापस आएगी। तो जब वापस आएगी यहां से लेकर यहां तक बॉल, तो उस टाइम सिचुएशन चल रही होगी A से S तक की, A to S, ठीक है। और फिर यहां तक पहुंच गई, जब ये उसी पोजीशन पे पहुंच गई जहां से चली थी, तो उस टाइम पर S पॉइंट आ चुका है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज 0। लेकिन ये इस पॉइंट पे रुकती नहीं है, ग्राफ और पीछे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि फिर ये पीछे आएगी, और पीछे आने के बाद फिर यहां से, यानी कि दिस इज S, दिस इज T, S से लेकर T तक वापस आती है, एंड देन T से लेकर U तक क्या होता है, इट कम्स टू रेस्ट,
ये टी से लेकर यू तक का पार्ट हो गया। तो बेसिकली हुआ क्या, अ बॉल इज केप्ट एट फ्लोर इन अ रूम, देन इट इज जेंटली स्ट्राइक सच दैट इट गोज टू द फ्रंट वॉल एंड देन रिटर्न्स बैक, comes to the initial position and then goes to the back wall which finally stops it। तो क्या पता लगा, आगे गई बॉल, पिछली पोजीशन पे वापस आई, लेकिन वहां रुकी नहीं और पीछे गई और पीछे किसी वॉल पे जाके वो रुक गई। ये हुआ इसका आंसर। तो इसका मतलब देख लो, यहां तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, फिर वो आगे गया, फिर वो वापस आया और वापस आने के बाद उस पोजीशन पे रुका नहीं, यहां से वो चला और पीछे गया और फिर वहां जाके रुक गया। ठीक है, ये था एनसीईआरटी का आंसर। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सिर्फ यही एनसीईआरटी का आंसर पता है तो आप रट्टू हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई दूसरा एग्जांपल इसका पता हो तो आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं। अब सोचिए क्या उसके एग्जांपल और हो सकते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। मैं आपको एक और बताता हूं, और वो बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल बताऊंगा जो आपने होता हुआ देखा होगा। ठीक है, देखिए ये है पार्किंग स्लॉट, पार्किंग स्लॉट है। क्या हुआ, देखो कार आती है यहां से, अब मैं बताता हूं कि कौन सी सिचुएशन में ग्राफ कहां से कहां तक चलेगा। कार आती है यहां से कार गई, उसके बाद क्या हुआ, उसने देखा कि नॉर्मली उसने क्या देखा, जो कार का ड्राइवर था उसने क्या देखा कि इधर का स्लॉट भी खाली है, ये भी जगह खाली है और ये भी जगह खाली है, और ये कार का फ्रंट है और ये कार का बैक है। तो कार को दो तरीके से लगाया जा सकता है, या तो वो कार को अंदर घुमा देगा ऐसे कि फ्रंट अंदर की साइड हो जाए, बैक पीछे हो जाए, तो फिर जब वो कार निकालेगा तो बैक करके निकालेगा। दूसरा तरीका, जो स्मार्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार को बैक करके लगाते हैं। वो क्या करते हैं, फ्रंट आगे कर देते हैं और बैक यहां कर देते हैं, फ्रंट आगे बैक ऐसे, तो कार सीधी निकल जाती है बाहर। यही तो है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। अब देखो हुआ क्या, सबसे पहले आप यहां से कार को यहां लेके आए, आपने घुमाई कार, फ्रंट ये साइड बैक साइड, ये हो गई रेस्ट पोजीशन कि यहां पे आएंगे तो पहले रुकेंगे, देखेंगे स्लॉट आगे पीछे सही है कि नहीं, फिर यहां से आप आगे जाते हैं। ठीक है, यहां से घूम के क्या होता है, नॉर्मली आप सीधा सीधा कार को यहां नहीं घुसाते, आप कार को पहले यहां ले जाते हैं फिर वापस आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार को आप पहले यहां ले गए, यानी कि रेस्ट से सेंटर पॉइंट से बाहर ले गए, और उसके बाद दोबारा सेंटर पॉइंट पे आए, फिर पीछे गए और अल्टीमेटली कार कम्स टू रेस्ट। तो आप यहां से आगे गए, फिर बैक करें, उसी पोजीशन पे पहुंचे जहां से कार को आप लेके गए थे, फिर बैक करके उसको आप पीछे वाली पार्किंग में लगाए थे। तो ये कंडीशन भी वैसी ही है कि कार उस जगह पे रेस्ट पे नहीं आती है जिस जगह से वो चली थी, वो उसके पीछे जाके रेस्ट पे आती है। ओके, दिस प्रॉब्लम इज अगेन गुड। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं बेटा। ठीक है, तो मैं आपको दो ग्राफ और बना के दे रहा हूं, वो आपके एनसीईआरटी के ही हैं, इसी क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, उसके बारे में आप सोचिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा उन दोनों ग्राफ के बारे में, और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हम, और बड़ा खूबसूरत टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। वो एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चा पूरे साल मुझसे पूछता रहता है कि सर रिलेटिव वेलोसिटी सर एक बार और बताना है। ये एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा उसके अंदर, बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, लेकिन फिलहाल दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसको आप ट्राई करिएगा, और फिर नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी सबसे पहले मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आई गेस कि आपको ये चीजें कुछ क्लियर होंगी। अगर आपको लगता है कि अभी थोड़ा बहुत हल्का बोल्ड का डाउट रहेगा तो एक बार रिपीटेशन देखिएगा वीडियो का। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बता दूं कि आपके होमवर्क क्या है। डन करेंगे। हाँ जी, आपका जो बी पार्ट है इस क्वेश्चन का वो आपको ऐसा दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले पापा होंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये ग्राफ है, आपको बताना है कि विच प्रैक्टिकल सिचुएशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। दिस इज एक्सेलरेशन, ए का मतलब है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है बेटा, ये दो आपको बताने हैं। क्या बताना है आपको, इन दोनों ग्राफ को देख के बताना है कि विच प्रैक्टिकल सिचुएशन इज बेस्ड ऑन दीज ग्राफ्स, यानी कि किस प्रैक्टिकल सिचुएशन से ये ग्राफ बन रखा है। ठीक है बेटा, ये दोनों चीज आपको बतानी है। तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं ये ग्राफ डिस्कस करूंगा, तब तक आप सोच लीजिए, और फर्स्ट ग्राफ जो मैंने बताया उसके और भी एग्जांपल सोचिएगा। ठीक है, यही तो आपको इंटेलिजेंट बनाएंगे। ठीक है, तो टेक केयर,
ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा।